van der Waals are directly proportional to the electrons। सही है। तो जब आप ग्रुप में नीचे मूव करते हैं फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं। जरा यहाँ देखें, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स 34 हैं, ब्रोमीन के 70 हैं, आयोडीन के 104 हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो वीक से स्ट्रांग हो रही है, इस तरह यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। मुझे कलर दूसरा यूज करना है। स्ट्रेंथ टेस्ट की नीचे आते हुए वीक से स्ट्रांग हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। उस वजह से वॉलेटिलिटी जो है उसमें इन्वर्स ट्रेंड नजर आ रहा है। जब वैन डर वाल्स फोर्स वीक थी और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो वॉलेटिलिटी हाई थी। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, ठीक है, और वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रांग हुई तो वॉलेटिलिटी कम हो गई। तो मैंने यहाँ लिखा है कि एज द वैन डर वाल्स फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर डाउन द ग्रुप वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे मैं आगे ऐड कर देता हूँ, ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये कंटेंट समझ में आया बेटा कि सबके कलर्स क्या है और उनकी वॉलेटिलिटी का ट्रेंड और एक्सप्लेनेशन क्या है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दें, 1 मिनट कॉपी करने दें। बेटा कॉपी के लिए मैं आपको नोट्स भेजूंगा, ठीक है? कॉपी के लिए ऑनलाइन में टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज करें। मैं आपको नोट्स अभी क्लास के एंड में भेज रहा हूँ। सो 11.2 जो है ये मैं अभी व्हाट्सएप साइट में साइमल्टेनियसली खोल देता हूँ। ये फाइल मैं आपको एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो वो मसला नहीं है, आप आराम से अपने नोट्स बनाते रहें। सो 11.2 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सही है। वो अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो वो आज की क्लास में कंक्लूड नहीं होगा, सही है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज कि इसको हम आधा आज पढ़ लेंगे और बाकी हम कल पढ़ेंगे, सही है। तो 11.2 के अंदर पहला पॉइंट है, डिस्क्राइब द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आप ये बताएंगे जो एलिमेंट्स हैं ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करते हैं, और रिलेटिव रिएक्टिविटी बताने के कौन किससे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन किससे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, पहले तो हमें ये बताना है। फिर एक अलग टॉपिक स्टार्ट होगा, पार्ट बी, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स विद हैलोजन विद हाइड्रोजन, सॉरी, कि इनके एलिमेंट्स के रिएक्शन हाइड्रोजन से एक्सप्लेन करें, और फिर एंड सो ऑन। तो पहले तो हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की तरफ। सबसे पहली बात है कि हैलोजेंस जब किसी से रिएक्ट करते हैं तो क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 7 में ना, इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन है, यानी कि हैलोजेंस रिएक्ट करते वक्त रिड्यूस हो जाते हैं, और जो रिड्यूस होता है ना वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसलिए आपके जो हैलोजेंस हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात को पहले समझ लें कि हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। क्योंकि हैलोजेंस रिएक्ट करते हुए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, और जो रिड्यूस होता है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जितनी जल्दी कोई हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब जितनी जल्दी वो खुद रिड्यूस होगा, उतना वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, और आपको इनकी हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का पता है कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, क्लोरीन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा,
लिहाजा वो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन इन तीनों में सबसे देर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए सबसे देर से रिड्यूस होगा और सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? सब जरा रिस्पॉन्स कर दिया करें बेटा। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन पार्ट बी था, सिलेबस का पार्ट बी, उसमें था इनका हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है उसको डिस्क्राइब करें। सो जब भी कोई हैलोजन, मैंने X2 हैलोजन लिखा हुआ है, विच कुड बी एनीथिंग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे क्यों फोकस कर रहे हैं, फ्लोरीन को क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, देखिए ये बात सिलेबस में डिफाइंड है पहले से कि आपने जो रिएक्शंस पढ़ने होते हैं ना, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ही पढ़ने होते हैं। इन वॉलेटिलिटी भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की है। सही है, तो फ्लोरीन इन्वॉल्व नहीं होता। तो जर्नल इक्वेशन अगर हम देखें तो ये हमारे सामने एक जर्नल इक्वेशन है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, दिस इज अ जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन ये है कि हाइड्रोजन और हेलोजन जब रिएक्ट करेंगे तो उससे हाइड्रोजन हैलाइड HX बनेगा, विच इज अ गैस। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन है, इन्होंने फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, पर मोर इंपॉर्टेंटली आपको सिर्फ ये 3 पता होना चाहिए, इससे आपको ट्रेंड वाजे हो जाएगा। ठीक है, जब आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, इन वर्ड्स को नोट कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। नहीं, वो मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी इसलिए बोल रहा था, एक्सप्लोसिव रिएक्शन था होता है। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्शन होता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इस जो इनका विगर है रिएक्शन का कि कितनी तेजी से रिएक्शन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। क्लोरीन रिएक्ट तो करेगा, पर क्लोरीन तब रिएक्ट करेगा जब आपके पास यहाँ पर सनलाइट होगी, विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसके अंदर कंडीशन आ गई है। ब्रोमीन स्लोली हीट करेगा ऑन हीटिंग, स्लोली होगी वो भी ऑन हीटिंग। पहली बात है कि हीट भी करना पड़ रहा है फिर भी स्लो है। और हाइड्रोजन आयोडाइड तो बनने के बाद दोबारा टूट के वापस आ जाएगा, रिवर्सेबल का मतलब है प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट टूट के दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन की तरफ जाएगा, मतलब वो आगे जाना ही नहीं चाहेगा 100%। तो यानी कि नीचे जाते हुए रिएक्शन की स्पीड स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये बात ऑब्वियस है, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ लिख देता हूँ कि डाउन द ग्रुप speed of reaction of halogens is decreasing। और उसकी वजह क्या है कि एबिलिटी एज ऑक्सीडाइजिंग, ऊपर से कनेक्शन है इसका, एजेंट या स्ट्रेंथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है, यानी कि हेलोजन खुद रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओवर हियर। तो फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रिएक्शन बहुत जल्दी होगा, उसने हाइड्रोजन को 0 से +1 में बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देना है। पर यही काम आयोडीन बहुत स्लो करेगा, आयोडीन अपने आप को 0 से -1 क्योंकि देर से लेके जाएगा,
इसलिए वो हाइड्रोजन को 0 से +1 भी देर से लेके जाएगा, ये रिएक्शन काफी स्लो होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? नेक्स्ट इज कि ये जो आपने हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म किए हैं HCl, HBr और HI, ये इनके इनके अंदर जो हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये कितना मजबूत है, ये कितना हीट बर्दाश्त करता है और फिर टूटता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये कितना हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। सो सबसे पहली बात है कि व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड इज हीटेड देन द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन ब्रेक्स। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। ठीक है, मैं उसको लेबल कर देता हूँ बॉन्ड को। इस बॉन्ड की बात हो रही है, दिस बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा इससे, इस बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद इट फॉर्म्स हाइड्रोजन एंड हैलोजन, वो दोबारा से हाइड्रोजन और हैलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हीट है ना, टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे ये ब्रेक होगा, ये वेरी करती है। ठीक है, H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है, इसका रिलेटिव डिकम्पोजिशन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा ये, मतलब आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा इतना। मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं पता ना, आपने याद करनी है, आप इंटरनेट से वैल्यू देख सकते हैं, पर हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा ये। कंपेयर टू दैट नीचे जाते हुए ये काम काफी आसान हो जाएगा आपके लिए करना, इतना हाई टेम्परेचर नहीं लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रेंड है हमारे पास, वो ट्रेंड क्या बना हमारे पास कि डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए इन्हें डिकम्पोज करना आपके लिए आसान हो रहा है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी कमजोर पड़ रही है। ऊपर वाले ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर लेता है HCl, और HI इतना हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता, आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड। ये याद करना तो आसान होता है कि जी कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। HCl ज्यादा स्टेबल है, HI कम स्टेबल है। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है ये भी आसान है जानना। ठीक है, और ये इसकी ऑब्वियसली एक मैंने आगे जर्नल इक्वेशन लिखी है, दिस इज योर जर्नल इक्वेशन, और नीचे स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 सर जी, ये इस वाले में डिकम्पोजिशन वाले में फ्लोरीन क्यों नहीं है? मैंने आपको ये बताया कि फ्लोरीन के रिएक्शन नहीं है सिलेबस में, सिर्फ इन 3 के ऊपर फोकस है हमारा, ये सिलेबस में डिफाइंड है ये। सो फ्लोरीन के केस में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, उसको उन्होंने अवॉइड किया हुआ है कि बच्चों को फ्लोरीन ना पढ़ाएं, वरना आपको एक्सेप्शंस पढ़ाना पड़ जाएंगे, इसलिए। सो अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। ये ट्रेंड तक तो मैंने आपको अभी यहाँ बता दिया है, अब हम इस ट्रेंड की एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो एक्सप्लेनेशन जो है ना वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसको समझिएगा भी। सबसे पहले आप डेटा बुकलेट में अगर जाएंगे ना, तो डेटा बुकलेट में आपके पास इन बॉन्ड्स की एनर्जी है कि किस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है, ये कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। तो मैंने कहीं पे बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है बाय डेफिनेशन के व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। जो टर्म है ना बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब क्या है, आई थिंक यहाँ पे ये रहा, मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। मैं यहाँ पर क्योंकि जगह है तो यहाँ पर दोबारा से लिख भी देता हूँ कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आप देखें H और Cl को के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी 431 है, जबकि H और I के बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी 299 है। अब हम इस डेटा को एक्सप्लेन करेंगे कि एनर्जी कम क्यों हुई। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये फुल फोकस यहाँ रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। देखिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और एक राइट साइड पे हेलोजन बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, और बीच में पर्पल कलर से शेड हुआ हुआ है। ओ लेवल में इस जगह पे आप इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते थे, राइट। ओ लेवल्स में इस जगह पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे। इसके नीचे वाली डायग्राम देखें जिसके आगे मैं अब इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको ना अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अब ये बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को भूल जाएं और हेलोजन को भूल जाएं, उन्हें न्यूक्लियस कंसिडर करें कि हाइड्रोजन एक न्यूक्लियस है और हेलोजन एक न्यूक्लियस है, यानी कि प्रोटॉन्स हैं, और उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ठीक है, इस डायग्राम को देखें, मैंने हाइड्रोजन की जगह एक न्यूक्लियस बना दिया है, हेलोजन की जगह एक न्यूक्लियस बना दिया। वो जो पर्पल कलर का रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो ये रीजन है, ये वाला पर्पल रीजन है, ये है। ठीक है, इसको हम ये पर्पल रीजन कहते हैं। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये जुड़ते कैसे हैं दोनों न्यूक्लियस, ये दो ग्रीन कलर के न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए क्यों हैं? ये जुड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि जो ग्रीन कलर से मैंने डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे सवाल था हमारा व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। सवाल थोड़ा सा दब गया क्योंकि छोटे कैरेक्टर से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे या क्या है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड ये है, ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो दो न्यूक्लियस हैं इनके और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक अट्रैक्शन होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होगी। ये इस तरह से है, डिस्कस करें, दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं यानी कि पॉजिटिव हैं, वो एक दूसरे के करीब या साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों स्टूडेंट्स के बीच में एक और आप स्टूडेंट लेकर आए जो कि नेगेटिव है, तो क्या होगा कि वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएंगे। इट्स लाइक कि दो नॉर्थ पोल्स को जोड़ना हो, बीच में एक साउथ पोल इंसर्ट कर दें, वो दोनों नॉर्थ पोल एक्चुअली साउथ पोल से जुड़ जाएंगे, इस तरह वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक सैंडविच बना हुआ है कि आपके पास दो न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं पर बीच में उनके जो ग्लू का काम कर रहा है उन्हें जोड़ने के लिए दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये क्या हुई, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स। तो पहले तो ये बताएं, आपको बात समझ में आई कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज होती है, व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? ठीक है, अच्छा अब आपके हिसाब से जरा सोचेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, कब कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, कब कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो जाएगा? आपके सामने है कोवेलेंट बॉन्ड जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिसके ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करना चाहिए? वो बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, वो हैं, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑब्वियसली कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए। अगर दो न्यूक्लियस के बीच
2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं तो वो बॉन्ड वीक है, कंपेयर जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं। अगर 2 न्यूक्लियस के बीच यहीं पे इलेक्ट्रॉन 2 की जगह 4 हो जाएं तो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा ज्यादा, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड। क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, हर न्यूक्लियस हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो इस तरह से आपके पास नंबर 1 फैक्टर हुआ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। ये बात एग्री कर रहे हैं आप लोग के इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इस बात से बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ताल्लुक है, ठीक है। पर ये वाला फैक्टर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है और HI का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है। बताएं, ये वाला फैक्टर जो पहला फैक्टर है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये बात यहां अप्लाई क्यों नहीं हो सकती? जी जी, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है कि इनमें एक जितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, बिल्कुल सब में एक जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऑल्दो ये एक फैक्टर है जो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे असरअंदाज होता है, पर यहाँ पर असरअंदाज नहीं हो रहा। दूसरा फैक्टर होता होगा, तीसरा फैक्टर मैंने थर्ड जो लिखा है, थर्ड फैक्टर है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, जैसे कह रहे जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती होगी, एग्री, ठीक है। जब 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और उनके बीच प्रोटॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, प्रोटॉन्स के ऊपर बात करें तो जैसे है वो बॉन्ड उससे भी स्ट्रांग होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हाइड्रोजन के तो बढ़ नहीं रहे, क्योंकि हर कोई HCl है या तो HBr है या तो HI, 2 एटम है। जो दूसरा न्यूक्लियस है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, उसके प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड तो मजबूत होना चाहिए, राइट। पर डेटा तो उल्टी बात कर रहा है। थर्ड फैक्टर इज कैन नॉट बी एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट तो है नहीं है, वो वेरी तो कर रहा है, पर वो उसको उसके साथ आई टू आई कंपैरिजन में नहीं जा रहा। यहाँ देखें उल्टा हुआ जिसके प्रोटॉन 17 है ना, या 17 प्रोटॉन है जिसके, उसकी एनर्जी 431 है, और जिसके प्रोटॉन 53 हैं उसकी एनर्जी 299 है। ये तो उल्टी बात हो गई ना। तो हाउ कैन यू से कि जी प्रोटॉन बढ़ने की वजह से बॉन्ड वीक हो रहा है, ये तो उल्टी बात हो जाएगी। इसलिए हम प्रोटॉन्स को यूज नहीं कर रहे इस एक्सप्लेनेशन देने में, प्रोटॉन तो वजह ही नहीं हो सकते इसकी। हाँ, अगर एनर्जी बढ़ रही होती तो आप बोलते हैं हाँ ये प्रोटॉन की वजह से हो रही है। ये बात समझ में आई सबको? तीसरा और आखिरी फैक्टर जो कि मैंने नंबर 2 पे लिखा हुआ है, वो है कि इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फासला कितना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वो वजह है बेसिकली, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस यानी कि रेडियस फासला देखें तो हर एक में हाइड्रोजन तो एक छोटा सा ही एटम है, हाइड्रोजन में तो फर्क नहीं, हर एक में क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साइज में फर्क है। क्लोरीन का न्यूक्लियस अपने आखिरी शेल से करीब होता है, क्योंकि क्लोरीन का आखिरी शेल थर्ड शेल होता है, ब्रोमीन का आखिरी शेल फोर्थ शेल होता है, तो न्यूक्लियस और फोर्थ शेल में फासला ज्यादा होता है। आयोडीन का आखिरी शेल फिफ्थ शेल होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं और फासला बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस दूर होगा वो आयोडीन का दूर होगा, सबसे करीब क्लोरीन का होगा, ठीक है। तो ये वाली कहानी है, मैंने यहाँ लिख दी है, जरा देखिए मैंने बॉन्ड लेंथ्स बनाई हुई है, एक्चुअली मैंने डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, ये मैंने डेटा बुकलेट से डिस्टेंसेस लिए हैं जो मैंने पर्पल कलर से शेड किए हैं ना राइट साइड पे। क्लोरीन का डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक का 0.099, जबकि आयोडीन का हो जाता है 0.13, यानी कि अगर राउंड फिगर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स कर लें तो वो 99 है और वो 133 है। और मैंने उसको ट्रांसलेट किया जरा डायग्राम्स के हिसाब से, इसे कहते हैं बॉन्ड की लेंथ। बॉन्ड की लेंथ मतलब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ।
तो हाइड्रोजन से क्लोरीन तक की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और हाइड्रोजन से आयोडीन तक की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। इसमें हाइड्रोजन का कुछ लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन अपनी जगह रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन वहीं दो हैं, मसला है डिस्टेंस का। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से, और डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एटम का रेडियस बढ़ रहा है, बॉन्ड की एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड वीक होता जा रहा है। तो बॉन्ड की एनर्जी बॉन्ड लेंथ से इनवर्स रिलेशन में आ जाती है। तो अगर कैम्ब्रिज में एग्जामिनर आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन पूछे तो आप पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस, नीचे जाते हुए हैलोजन एटम का साइज बढ़ता है, यानी कि रेडियस बढ़ता है। ठीक है, पहले आपने इस फैक्टर को एक्सप्लेन किया जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ। आप पढ़ तो बॉक्स के अंदर रहे हैं सीआई के पॉइंट्स, ये मैं ग्रीन, इसको ग्रीन किया, इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट ये रहा, वहां समरी में वो वहां लिखा हुआ है। सबसे पहले हाइड्रोजन का साइज बढ़ा, उससे क्या हुआ कि बॉन्ड की लेंथ बढ़ी, तो कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई। ठीक है, और फिर जब बॉन्ड थोड़ा सा दूर हो जाता है एटम, तो बॉन्ड वीक हो जाता है, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड की एनर्जी आपकी कम हो गई, बॉन्ड एनर्जी आपकी कम हो गई, ये आपका बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर है। इजियर टू ब्रेक वाला फैक्टर ये है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो ये आप इस टॉपिक की समरी है कि इनमें बॉन्ड तोड़ना आसान क्यों होता है, समरी मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ तक की फाइल मैं आपको जरा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और कल टाइम बचाने के लिए मैं इसमें से ही इसको जरा आपको पढ़ाऊंगा स्कूल में जब आप आएंगे, ताकि हमारा टॉपिक जल्दी खत्म हो। सेक्शन सी, इन नोट्स को आप चाहें तो बाद में या पहले अपने ओन वर्डिंग्स में हिसाब से अरेंज करके कॉपी कर सकते हैं। बेटा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी बच्चा एक मैसेज भेजे जरा प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजें तो मैं वहां पर आपको जरा फाइल ट्रांसफर कर दूं, ग्रुप ऊपर आ जाएगा ना, मेरे पास काफी ग्रुप्स मिक्स हो जाते हैं। थैंक यू। तो ये मैं आपको फाइल सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज काइंडली इसको थोड़ा सा पढ़कर, और बुक से इस चैप्टर को पढ़कर यहाँ तक और आगे तक का भी थोड़ा सा पढ़कर आइएगा कल। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा इन चीजों को एक्सप्लेन करने में आपको आसानी हो। सही है, कोई सवाल बेटा यहाँ तक किसी स्टूडेंट का? जी बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि जब प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रिपल्जन भी तो इंक्रीज हो रही है, तो वो सेम ही चीज नहीं हो जाएगी? कौन सी रिपल्जन इंक्रीज हो रही, कहाँ पे? दोनों न्यूक्लियस के बीच में। बिल्कुल, दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्जन इंक्रीज हो रही है। तो फिर प्रोटॉन उसके लिए उसका क्यों रीजन है कि मतलब उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से? तो देखें ना, अगर फर्ज करें कि आप ही का काउंटर आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि प्रोटॉन बढ़ने से रिपल्जन बढ़ती है, ठीक है, तो क्या प्रोटॉन बढ़ने से प्रोटॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन नहीं बढ़ती? आप ये तो देख लेंगे कि हाइड्रोजन और हेलोजन के न्यूक्लियस के बीच रिपल्जन बढ़ेगी, और मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कैसा होगा, पर हाइड्रोजन को जरा साइड में करें, बीच में जो पहले इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उसके और हेलोजन के बीच अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगी क्या? हाँ वो बढ़ेगी, बट वो सेम ही चीज नहीं हो जाएगी कि उसके बीच में अट्रैक्शन भी है और रिपल्जन भी है, तो वो लाइक जस्ट सेम चीज हो गई? तो चलें कैंसिल आउट कर दें उसको, तो फिर उसको एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल ही ना करें, तभी तो हमने सिर्फ डिस्टेंस को इस्तेमाल किया। हाँ ओके। कोई और सवाल किसी स्टूडेंट का? अच्छा, जरा सब बच्चे से फीडबैक ले लूँ यहाँ पे। अफाफ, अलिशबा, सब बताएं जरा, क्लियर है यहाँ तक? आयशा, इकबाल, एहतशाम, हमजा, तारिक, जानजेब, लाइबा, मलिया, मरियम, आरिफ, फरजाम, वजीहा, जोया, सब आप लोगों क्लियर है ये?
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मेरे नोट्स से पढ़िएगा, बुक से पढ़िएगा, और फिर कल आइएगा, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलें, अल्लाह हाफिज।